तो सर ये विचार कैसे आया आपके मन में कि आपको ऐसे पोर्टल जो है शुरू करना चाहिए? सन 2001 में मैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में था। आप एक लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में रहे हैं, सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। 2001 में एक वैकेंसी आई थी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस की, हेड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया मैंने, मार्केट से पैसा उठाया और मार्केट से पैसा उठाने के बाद मैंने उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट महिमा सिंह एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, तो साथ साथ डेवलपमेंट में भी चार चांद लगाता है। मेट्रो से लेकर नेशनल हाईवे तक ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते ही नहीं कि ये किस तरीके से काम करता है। हम हर क्षेत्र के बारे में ज़्यादातर तो जानते हैं, लेकिन जो विकास की राह तय करता है हम उसके बारे में काफ़ी कम जानते। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है पीपीआई गुरु राजीव चंठा जी को। अब ये पीपीआई गुरु क्या है, ये खुद हमारे राजीव सर बताएंगे। जी, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये पीपीआई गुरु क्या चीज़ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीपीआई गुरु, ये 5 जो अक्षर हैं, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एरियाज जो हैं अलग अलग एरियाज हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो लोग मुझे प्यार से पीपीआई गुरु कहते हैं, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार दर्शकों को पहले मेरी तरफ से। और कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। एक नई चीज़ आज हम अपने दर्शकों से बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अपना नया न्यूज़ पोर्टल ला रहे हैं आज, श्री इंफ्रा डेस्क, तो पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये न्यूज़ पोर्टल है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आदिश्री इंफ्रा डेस्क जो है ये एक नया न्यूज़ पोर्टल है, और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की न्यूज़ के बारे में फोकस करें। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो इंडिया में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर फोकस होके हम बात करेंगे। इस सेक्टर के अंदर मैं पिछले कई बरस से काम करता आ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि इस सेक्टर के अंदर हमको न्यूज़ की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो सर ये विचार कैसे आया आपके मन में कि आपको ऐसा न्यूज़ पोर्टल जो है शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा था कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अच्छा। सन 2001 में मैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, और हम पूरे एनसीआर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते। तो उस समय हमने 2001, 2002, 2003 उस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने ये डिसाइड किए कि हम ये प्रोजेक्ट्स करेंगे। जैसे मेट्रो उस टाइम पे शुरू हुई दिल्ली में, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या नमो भारत जो है, जो दिल्ली से मेरठ तक है जा रही। तो ये प्रोजेक्ट्स बनते 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 करीब आप ये समझिए 24-25 साल लग गए। तो मुझे लगा कि हमको दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट्स हैं, और दर्शकों में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में सीईओ था। अच्छा। तो सीईओ होने के नाते मैं लोगों को बताता था कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। तो लोगों को वो अवेयरनेस ही नहीं है कि कहाँ पे उनको अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये भी एक मकसद है कि हम आम लोगों को हम इस तरह से अवेयर कराएं कि उनको जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है रियल एस्टेट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मकसद था कि हमने देखा मार्केट में एक गैप है
तो उस गैप को फिलअप करने के लिए हमने ये न्यूज़ पोर्टल अपनी तरफ से शुरू किया और हम लोगों की मदद कर सके। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, या फिर आम पब्लिक है, तो उन सब की अलग अलग नीड्स हैं। उन सब की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एज अ स्ट्रेटजिक एडवाइज़र भी काम करते हैं। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में रहे हैं, सर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरी जर्नी तो लाइफ की बहुत बढ़िया रही और मैं ये कहूँगा कि मैं माता रानी का ब्लेसिंग मुझे मिला। मैंने अपने जीवन की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक से की और पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी में था और कई साल तक करीब शुरू के 13-14 साल में पंजाब नेशनल बैंक में रहा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। अलग अलग ब्रांचेस में मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की और मैंने पंजाब नेशनल बैंक में बहुत अच्छी असाइनमेंट्स मुझे मिली। तो मेरा जो ग्राउंड था, बेसिक ग्राउंडिंग मेरी बड़ी स्ट्रांग थी। सन 2001 में एक वैकेंसी आई थी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस की, हेड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। उस वक्त मैं पंजाब नेशनल बैंक में एक सीनियर मैनेजर था जो कि एक मिडिल मैनेजमेंट ऑफिसर रहता है और जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस एक अच्छी सीनियर पोजीशन थी विच इज़ इक्वलेंट टू डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं 3 साल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में रहा और वहाँ मैंने एनसीआर में जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। मैंने मार्केट से पैसा उठाया और मार्केट से पैसा उठाने के बाद मैंने उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया। जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको भी बताए तो सिर्फ 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनको हमने पैसा दिया और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। 3 साल के टेन्योर के बाद मुझे मेरे जो इमीडिएट बॉस थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि आप तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में स्विच मारा और प्राइवेट सेक्टर में भी मुझे एक से एक बढ़िया असाइनमेंट मिलती रही। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि एसेंडास, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी है, मैंने उसमें 3 साल काम किया। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और चाइना में जो बड़े बड़े एसईजेड्स हैं वो इन्होंने बनाए हैं। और आज बेंगलोर जो सिलिकॉन वैली जाना जाता है वो इन्हीं की वजह से जाना जाता है, क्योंकि भारत का पहला आईटी पार्क बेंगलोर में व्हाइटफील्ड में इन्होंने बनाया था। उसके बाद मैं 1 या 2 कंपनीज में एज अ प्रोफेशनल सीईओ रहा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से रियल एस्टेट में स्लम्प आया। तो मैंने फिर एक स्विच मारा और मैं एडवाइजरी कंपनीज में काम करना शुरू किया, जैसे कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, केपीएमजी है। उस वक्त स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, तो मैंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में काम करना चालू किया। तो मैंने 3 साल केपीएमजी में, 3 साल पीडब्ल्यूसी में मैंने काम किया, जहाँ पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में था। और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की, लेकिन फिर एक इंडिया की एक बहुत बड़ी लीडिंग कॉर्पोरेट हाउस ने मुझे कहा कि वो हमारे साथ आप काम करिए। तो मैंने उनके साथ एज अ फुल टाइम डायरेक्टर मैंने शुरुआत की। कंपनी का नाम आदिश्री स्ट्रेटजिक एडवाइज़र है। तो एक लंबी जर्नी रही और करीब करीब मैंने आप ये समझिए 1500 प्रोजेक्ट किए, जिनकी वैल्यू 70,000 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा। और 1200 के करीब करीब मैंने पीपीपी प्रोजेक्ट्स किए। अच्छा। और 300-400 मैंने ट्रांजिशन एडवाइजरी के प्रोजेक्ट। तो बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना काम किया और अभी भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, इनमें भी मैं अच्छा काम कर पाऊँ। तो सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में आपका इतना लंबा करियर रहा है जी। तो इस करियर के बीच में ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई सबक जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला रहा हो आपके लिए? हाँ, बहुत सबक आए। जैसे मैंने मतलब प्रोफेशनल लाइफ में मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे। मैंने आपको बताया कि मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में सीईओ था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो कंपनी बिल्कुल बैठ गई। तो एक सीईओ के लेवल से पहुंचकर मैंने पूरा डाउनफॉल देखा और फिर दोबारा खड़े होकर अपने लाइफ को रिवाइव किया। ये तो एक
प्रोफेशनल फ्रंट पे हुआ। कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, जिन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे, जिसके अंदर मैं डीएनडी एक्सप्रेसवे का नाम लेना चाहूँगा। डीएनडी एक्सप्रेसवे हमारे बगल में, इस प्रोजेक्ट में मैं जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में था तो मैंने इसका जो लोन था वो सैंक्शन किया, और उसके बाद ये एक इंडिया का क्लासिक पीपीपी केस स्टडी बना। और इस प्रोजेक्ट में कई उतार चढ़ाव आए। इसके अंदर सबसे पहले तो जब इसकी शुरुआत हुई तो फुटफॉल बहुत कम था, तो ये लगा कि प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल रेवेन्यूज़ बहुत कम थी। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो नोएडा वासियों ने कोर्ट केस किया कि इसके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, तो वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, मैंने पूरा साइकिल उसका देखा, और वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था और बहुत कुछ सीखने वाला भी था। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन समय कमी की वजह से वो किसी और दिन हम करेंगे। बिल्कुल जी सर, अब हम थोड़ा सा आपके पोर्टल के बारे में बात करते हैं जो आप लॉन्च करने वाले हैं। जी। तो आपने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड खबरें जो उसमें जी। देंगे उस पोर्टल पे, तो किस तरीके की खबरें जो है लोगों को मिलेंगी इस पोर्टल पे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो प्लेन सिंपल न्यूज़ है कि क्या हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। दूसरा, हम जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई तो उसके बारे में हम न्यूज़ देंगे। तीसरा, हम अपने एनालिसिस देंगे उसके अंदर कि इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट हो रहा है, आम पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, और हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, नई विचारधारा लेके आ सकते हैं, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कट शॉर्ट करके हम अपने देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ना सिर्फ अपने देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में छोटे छोटे देश हैं, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव्स हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने एक्सपीरियंस को इन लोगों के साथ शेयर करते हुए इनको भी सिखा सकते हैं कि कैसे वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। आप देखिए, दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि ₹1 जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च होता है उसका इम्पैक्ट 7 से 10 रुपए का होता है। यानी कि सरकार ने अगर ₹1 भी खर्च किया तो उस ₹1 का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है, और मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से वो 7 से 10 रुपए तक उसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पे होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने न्यूज़ पोर्टल में शेयर करेंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे, हम 1-to-1 सेशन करेंगे। लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और हमारा फोकस एरिया सिर्फ इंडिया नहीं है, हम साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया को हम कवर करेंगे। जी। तो एज अ व्यूअर और रीडर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हम आदिश्री इंफ्राडेस्क से क्या उम्मीद रखें? हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो आप न्यूज़ पोर्टल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ हमारी न्यूज़ जो होंगी वो प्राइम मेंबर्स पे होंगी, उस पर पेड सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो हम बाद में शुरू करेंगे, वो है। और हमारे पास कुछ और तरीके भी हैं, जैसे हमारा जो ग्रुप जो हमको सपोर्ट कर रहा है वो इस पर हमको एडवर्टीजमेंट्स देगा, तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी अगर अपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हमारे पोर्टल के ऊपर एडवर्टाइज करना चाहती है तो दे आर ऑल्सो वेलकम। तो सब्सक्राइबर हो गए, पेड सब्सक्रिप्शन हो गया, और उसके अंदर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज हो गए, या अपने सजेशंस हो गए, या पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ सजेशन हो गए। अगर कोई चाहता है कि मैं पॉलिसी मेकर्स के लिए सजेशन दूं तो वो हमारे पोर्टल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके पॉलिसी मेकिंग के लिए, और हम सरकार को आप उनकी पॉलिसीज एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। तो ये तो हो गई सर शुरुआती महीनों की बात जी। अगर हम आगे के भविष्य की बात करें, 2-3 सालों के बाद आदिश्री इंफ्राडेस्क को आप किस मुकाम तक ले जाने का सोच? बिल्कुल, देखिए हम जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, आज मैं देखता हूं कि जो बड़े न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक छोटा सा हिस्सा है, वो फोकस करते हैं दूसरे कंटेंट्स पे। तो हम जितने बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ हम एक स्ट्रेटजिक अलायंस करना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्ट न्यूज़
एक्सपर्ट व्यूज़ या एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, पहला। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ये सब जो हैं, इन कंट्रीज़ को भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को केटर करेंगे और उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है न्यूज़ की, उनके चैनल, उनकी भाषा के अंदर वो भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हम अपने अलग अलग प्रांतों में जो लोकल चैनल्स, लोकल लैंग्वेज है, उसको भी हम उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेन फोकस हो, मेन फोकस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं वो चीज़ों को मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटे पैमाने पे रखते हैं। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप इस पोर्टल में कुछ भी चीज़ें किसी भी राजनीति से, किसी भी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई किसी राजनीति प्रभावित नहीं होंगे और किसी भी, हम अपनी इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उसी पे हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट में। अभी क्या है कि एक प्रोजेक्ट आया, अब जैसे दिल्ली में एक प्रोजेक्ट आया था जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने उसको चैलेंज किया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, और 2-3 साल तक कोर्ट केस में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए अच्छा है और इसको होना चाहिए। तो मेरा सुझाव यही है कि जो पब्लिक है वो अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानती तो वो उसको ना उसके अंदर इंटरफेयर करे। तो दोस्तों, आप राजीव सर को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कई बार हम जानकारी ना होने की वजह से किसी चीज़ में इंटरफेयर कर देते हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदेह साबित होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इस पॉडकास्ट के ज़रिए जानने को मिला होगा और भी ऐसे मेहमान से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहिए।